हेलो नमस्कार दोस्तों, हम आरआरबी जेई का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 101। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरली यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट इसको क्या है, मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ आपको। 101 को डिटेल में दिखाने वाला हूँ। अभी तो इसका फॉर्मूला क्या है, द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थीन रॉड ऑफ मास m एंड द लेंथ l। एक मान लीजिए रॉड है जिसका मास क्या है, मास m है, एंड लेंथ क्या है, लेंथ l है। ठीक है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट इट्स मिड पॉइंट एंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ आपको कैलकुलेट करना है, अबाउट इट मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। लेंथ का परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो लेंथ टू परपेंडिकुलर मतलब इस वाले सेक्शन पे, सेक्शन ए पे, वो भी मिड पे, ना कि यहाँ वहाँ नहीं, मिड पे आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MMOI। तो इसका एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे किया गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से अगर मैं दिखाऊं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्या है कि समेशन ऑफ मास, एक छोटा छोटा मास, इस रॉड को मैं छोटे छोटे मास में डिवाइड करूं, और यहाँ से इस मास का मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ से क्या है, r है। यहाँ अगर इसको मैं m1 लिखूं तो ये r1 होगा। फिर एक छोटा सा मास में डिफाइन किया, ये m2 होगा, और यहाँ से डिस्टेंस यहाँ का होगा r2। तो इसी तरह समेशन ऑफ dm स्मॉल, तो m1 इक्वल टू मैं dm यहाँ लिख रहा हूँ, तो dm और r1 की जगह पे मैं r लिख दे रहा हूँ, तो समेशन कर रहा हूँ ना, तो r का स्क्वायर, ऐसे डिफाइन किया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। याद रखिएगा, ऐसे डिफाइन किया गया है, ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा। तो एक dm का वैल्यू क्या होगा, dm का वैल्यू देखिए क्या होगा। dm का वैल्यू, अगर मैं ये छोटा सा जो मास ले रहा हूँ, मान लीजिए छोटा सा मास लिया, तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ भी बहुत छोटा होगा। मान लीजिए मैंने dx ले लिया, dx होगा मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, dm बराबर, तो अब मान लीजिए एक यूनिट लेंथ के लिए आपका मास कितना होगा। dm का अगर मास मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूं, मान लीजिए m है, ये टोटल m है, टोटल रॉड का मास कितना है m, और अगर मान लीजिए l क्या है, l मान लीजिए 10 है। ठीक है, तो मैं इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 बार लिखूं, तो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एक का मास निकल जाएगा अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो। ठीक है, और अब मुझे मान लीजिए चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, मान लीजिए यहाँ से 5 तक का चाहिए, तो पहले मैं एक का निकालूं, फिर 5 से गुना कर दूं, तो हमें 5 तक का मास, मान लीजिए यहाँ तक 5 आ रहा है, तो ये एक का निकाल लिया और 5 से गुना कर दिया, तो 5 तक का मास पता चल गया कितना है। उसी तरीके से हम एक का निकालेंगे, टोटल मास को एल से डिवाइड कर दिया, तो एक का निकल गया, एल मतलब 10 था यहाँ पे, और हमें कितने का चाहिए था, डी एस डिस्टेंस का चाहिए था, मास कितना होगा, तो डी एक्स से गुना कर दिया, तो एम बराबर डी एम बराबर क्या होगा, एम एल। ये बहुत सिंपल है, ये जो समझने की फेर है आपको। तो ये आ गया समेशन ऑफ एम एल डी एक्स, और यहाँ पे आर है, तो आर क्या है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैंने एक्स लिया इधर इस डायरेक्शन में, तो आर भी एक्स से हो जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, एम एल तो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, एम नहीं चेंज होगा, नहीं एल होगा। अब आप समेशन को, इंटीग्रेशन आप जानते हैं, बोला जाता है एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर तो हो गया भाई साहब, अब इस मिड प्लेन से अब इसका लिमिट क्या लगेगा एक्स स्क्वायर का, तो यहां से क्या है, अब देखिए एक्स क्या है, यहां से ऊपर मिड सेक्शन से, और यहां से नीचे, तो एल माइनस, अब एक तरफ अगर प्लस लेंगे तो एक तरफ माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, एल बाई टू माइनस एल बाई टू।
अब इसको अगर आप करते हैं तो क्या आएगा, ml और x³/3 आ जाएगा, और आपका यूनिट लग जाएगा -L/2, लिमिट हो जाएगा और L/2। अब इसको आप कर लीजिए यहाँ पे, तो ml और x/3, तो मतलब L³ डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा, इंटू 3 ऑलरेडी है। समझ में आया? ये हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखिए, L³ माइनस का L³ होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, -L³, क्योंकि नीचे माइनस है ना, और माइनस यहाँ पे फिर माइनस ऊपर हो गया, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा, और 3 ऑलरेडी है, 8 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 बार कीजिएगा माइनस का तो माइनस आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो गया। तो ml और 8 त्रिक 24, 24 आपका कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2L³ बचा आपका, तो L तो यहाँ नीचे है ना, 2L³ बचा। अब इसको अगर आप भाग करते हैं, L³ से L³ गया, L³ से 1L गया तो ml², और ये 2 से 24 गया तो 12, तो ml²/12, ऐसे ये कैलकुलेट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आंसर हो गया। अब क्या है कि मैं थोड़ा एक जिसको कुछ नहीं आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो इसके लिए मैंने सर्च किया गूगल पे, चैट जीपीटी पे मैंने सर्च किया कि एक भाई लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि किसी आदमी को कुछ नहीं पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो उसने बहुत अच्छे से बताया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो जानते हैं ऑलरेडी वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, बस इतना ही है। बाकी आगे जिसको और देखना है, इंटरेस्ट है, तो आगे देखिए, आगे हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने एक सर्च किया यहाँ पे, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे एक बहुत अच्छे से, और मेरे को चीज़ें कुछ नहीं समझ में आई, तो मैंने और एक सिंपली तरीके से मैं यहाँ पे पूछना चाहा इससे। तो इसने क्या बताया है, देखिए भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है ना, ये कहाँ पे, अभी बहुत अच्छे से समझाया एक जगह कि, अच्छा इसमें क्या समझाया मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसने ये समझाया था बहुत अच्छे से कि एक रोटेशन को रोकने के लिए, बात को समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है, तो उस रोटेशन को रोकने के लिए, उस रोटेशन में चेंज लाने के लिए ये मेजर करता है कि उस रोटेशन में हम चेंज लाना है तो कितना मेजर करें, कितना हमको ताकत लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सब बताता है। मोटा मोटी ये तौर पे समझिए, मैं मोटा मोटी समझा रहा हूँ आपको। तो क्या होगा कि अगर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो अगर वो चीज़ कोई घूम रही है तो उसको हमें रोकना होगा, ज़्यादा ताकत लगा के रोकना होगा, रोकने में प्रॉब्लम होगा। अगर वो स्लो घूम रहा है तो हम आसानी से रोक सकते हैं, या किसी का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो आसानी से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, एक बहुत हल्का सा रिंग लीजिए और एक लोहे का भारी रिंग लीजिए, रिंग रिंग मतलब बड़ा सा चक्का लीजिए, और दोनों को, या एग्जांपल में आप टायर ले सकते हैं, जो साइकिल का टायर होता है, और एक लोहे का टायर ले लीजिए, ठीक है। दोनों को जमीन पे इसको डगरा दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, आप दोनों को रोटेट करवाइए जमीन पे, बहुत स्पीड से रोटेट करवाइए। तो अब बोलिए किसी को रोकने के लिए, तो टायर वाले को आसानी से रोका जा सकता है कंपेयर टू जो स्टील का होगा या जो लोहे का जो चक्का होगा उसको। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, जिसका मास ज़्यादा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, उसको उसके रोटेशन में हमें चेंज लाने के लिए हमें दिक्कत होगा कंपेयर टू जिसका कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो इससे हम क्या पता करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मान लीजिए किसी किसी कोई चीज़ हमको डिज़ाइन करनी है, तो जब डिज़ाइन करनी है तो किस वे में डिज़ाइन करनी है। अगर कोई चीज़ जल्दी रोकनी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रखना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बढ़ता है, कैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था इस एग्जाम्पल में कि एक डिस्टेंस, अब ये क्या है, r² है डिस्टेंस का, तो जितना हम दूर में, मान लीजिए मास, अगर एक रॉड हम ऐसे डिजाइन करें,
एक रोड हम ऐसे डिजाइन कर दिए, ठीक है, ये रोड डिजाइन है, ठीक है, मतलब ऊपर में मास ज़्यादा है, तो यहाँ का एक छोटा सा मास का टुकड़ा लेंगे और ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, आर डिस्टेंस होगा, और एक रड ऐसे डिजाइन है, और ये है, ठीक है, यहाँ पे मास ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे मास जैसे ज़्यादा है तो इसका डिस्टेंस आर से बहुत कम है, क्योंकि आर से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं निकालने के लिए, तो जितना आर कम होगा, ज़्यादा मास का आर जितना कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इस एग्जाम्पल में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि मास क्या है, मास यहाँ पे देखिए बहुत दूर वाले पोर्शन में मास ज़्यादा है, और मास ज़्यादा वाले का डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे मास क्या है इतना यहाँ पे ज़्यादा है, और इसका डिस्टेंस यहाँ सेंटर से क्या है बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोमेंट ऑफ, तो डिस्टेंस जिसका कम है उसका क्या होगा, बात को समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा होगा। तो ये है मोटा मोटी ओवरऑल आइडिया। तो हाँ, मैंने सर्च क्या किया था, तो देखिए मैं पूरा क्वेश्चन भी सर्च कर लिया था, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, देखिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू रोटेशन व्हाट मास इज टू स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका मतलब बहुत थोड़ा ये हो गया, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन देखिए ये क्या है, just as a heavier object is harder to push, an object with higher moment of inertia is harder to spin। अगर आपका ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको घुमाने में भी बहुत ज़्यादा आपको ताकत लगेगी, या अगर वो घूम रहा है तो उसको रोकने में भी बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, ये बात वो बोला जा रहा है। ऊपर वाले लाइन का मतलब क्या है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रोटेशन ऑफ मास, मास का क्या है, रोटेशन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए चक्का को आप दौड़ा दिए, एक सीधे लाइन पे आप एक पहिए को दौड़ा दीजिए, भारी पहिए को, तो वही ये कहने का मतलब वही यहाँ पे बता रहा है, मोटा मोटी मैं आपको तौर पे बताया, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन, में आपको बता ही दिया था एग्जांपल में कैसे क्या होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, डेफिनेशन ही यही है, ऐसा नहीं कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं खुद से वैसे लिख दिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम स्टडी करना स्टार्ट किए, जब साइंटिस्ट लोग या रिसर्चर जब स्टडी किए, तो इसको डिफाइंड ही इस तरीके से किया गया है, इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि जो डिस्टेंस होगा और मास उसका स्क्वायर में होगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड द सम और इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास of the product of mass of each small element of the body and square of its distance from the axis। ये आप डेफिनेशन दे सकते हैं, ये होता है इसका आई आर स्क्वायर, ठीक है। सपोज ये तो आपका ये डेरिवेशन दे दिया, तो इससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेरे को डाउट हुई थी तो मैं वो सर्च किया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इन रोटेशनल मोशन ऑफन कॉल्ड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन मोशन क्या होता है, इज द एनर्जी पोज बाय रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई ऑब्जेक्ट क्या रोटेट कर रहा है, उसका मोशन में घूम रहा है बहुत स्पीड से, तो क्या होगा, उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इट इज एनालॉगस टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन बट अप्लाइज अ रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम के जगह पे क्या आ जाता है, आई, और वी स्क्वायर के जगह पे आ जाता है ओमेगा, दैट इज रोटेशनल वेलोसिटी आपका यहाँ पे आ जाता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और द रोटेशनल वेलोसिटी आप बोल सकते हैं।
और आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे व्हील वगैरह डिजाइन करना है, गाड़ी में व्हील चलता है ना भाई जब, चक्का, तो उसको डिजाइन करना, तो ये सब कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, आगे बहुत काम आएगा अगर जो भी आगे की ओर पढ़ाई करना चाह रहा है या एग्जाम देना चाह रहा है, तो ये सिंपली इतना इतना जानकारी बहुत इनफ है। अच्छा, यहाँ पे रिलेशन भी बताया गया है कि कैसे होता है, लीनियर में कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो ये सब है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज ए रोटेशनल along टू मास इन लीनियर मोशन। ये वही जो ऊपर बात बताया, इट इज रिफ्लेक्ट हाउ डिफिकल्ट, देखिए यहाँ पे यही लाइन में आपको दिखाना चाह रहा था, इट इज रिफ्लेक्ट, ये क्या दिखाता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू चेंज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा चेंज करना उसके रोटेशनल स्पीड में कठिन होगा। बात को समझिए, जो मैं एग्जांपल दिया, एक साइकिल का टायर ऐसे और एक लोहे का आप ले लीजिए टायर, तो कितना ज्यादा आपको वो होगा। चलिए, तो फॉर टुडे थैंक यू, क्योंकि आज मैं इतना ही लूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या होता है। सीमेंट की मजबूती द्वारा जांची जाती है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय साउंडनेस विकेट अपरेटस, साउंडनेस विकेट अपरेटस, ली चैटेलियर अपरेटस और द आजोड अपरेटस। ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, तो आई थिंक ली चैटलियर से हम लोग इसको यूज करते हैं। ली कैटलियर, ली कैटलियर और चैटलियर, देखिए मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था, ली कैटलियर एपरेटस, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा साउंडनेस के लिए। आगे देख लेते हैं, आरसी वॉल का पूरा नाम क्या है, आरसी वॉल, रेनफोर्स अर्थ वॉल इसको बोलते हैं, रेनफोर्स अर्थ वॉल। व्हेन डज ए क्विक सैंड कंडीशन इज डेवलप इन सॉइल, क्विक सैंड कंडीशन कब डेवलप होता है बताइए। क्विक सैंड मतलब नीचे से पानी के साथ मिट्टी बाहर आने लगे, समझ रहे हैं ना, उसको तो लिक्विफेक्शन भी बोला जाता है, तो वो आप मत समझ लीजिए, उसको लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं, जब नीचे से धरती में से पानी के साथ साथ मिट्टी ऊपर आने लगे, उसको लिक्विफेक्शन बोलते हैं। When does the quicksand condition is developed? Head causing downward flow is decreased. Head causing upward flow is decreased. Head causing upward flow is decreased. Head causing downward flow is increased. देखिए सिंपल सा एकदम ऐसे कुछ कुछ बोल दिया, हो गया काम इनका। और ऐसे अब देखिए क्विक सैंड कंडीशन कब डेवलप होता है, यहाँ पे हेड कॉजिंग द डाउनवर्ड फ्लो इज डिक्रीज। मैं थोड़ा भूल गया हूँ इस कॉन्सेप्ट को, तो देखना पड़ेगा क्या होता है, अभी सर्च कर लेते हैं, आपके लिए भी सही होगा अगर आप देख रहे हैं तो। कंट्रोल क्विक सैंड कंडीशन, quicksand condition in soil are developed when the upward flow of water through the soil is strong enough to counteract the downward force of gravity acting on the soil particle, and this condition typically occur in loose सैंडी सॉइल दैट आर सैचुरेटेड विथ वाटर। देखिए यहीं पे आपको यहाँ पे पूरा पूरा आइडिया लग गया कि क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है ऑफ द सॉइल डेवलप व्हेन, कब, द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, मान लीजिए पानी जमीन में से ऊपर की ओर निकलना चाह रहा है, तो वो बात है, द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, अपवर्ड जैसे कैपिलरी वाटर भी अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज स्ट्रॉन्ग एनफ, बहुत ज्यादा है, अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल स्ट्रॉन्ग एनफ टू काउंटर द डाउनवर्ड। अब मान लीजिए ग्रेविटी फोर्स क्या है, उस पानी को नीचे की ओर खींच रहा है, वाटर क्या है, बाहर की ओर निकलना चाह रहा है, तो वही बात है, बाहर वाला क्या है, बाहर निकलने की जो कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, काउंटर द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द सॉइल पार्टिकल। हाँ, तो वो क्या हो जाता है कि उसको जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपका ये कंडीशन डेवलप होता है।
अब अगर थोड़ी सी आपको जानकारी मिल गई बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या? व्हेन, तो हेड काउजिंग डाउनवर्ड फ्लो इज डिक्रीज, डाउनवर्ड फ्लो डिक्रीज होता है तब क्या? हेड कॉजिंग अपवर्ड फ्लो इज डिक्रीज नहीं, हेड कॉजिंग द अपवर्ड फ्लो इज इंक्रीज। जब अपवर्ड फ्लो इंक्रीज होगा और डाउनवर्ड फ्लो डिक्रीज होगा तब आपका ये डेवलप होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं, यस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट मतलब उस टर्मिनोलॉजी का मतलब अगर पता है कि वो टर्मिनोलॉजी किस रिस्पेक्ट में लिया गया है, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने या जो रिसर्चर्स ने क्विकसैंड डिफाइन किया तो उसको इस तरीके से डिफाइन किया कि भाई ऊपर जाने की जो पानी की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाए, नीचे जो ग्रेविटी की ओर खींच रहा है उससे। तो भाई ग्रेविटी की वजह से जो नीचे खिंचाव होगा उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा हो गया तो मतलब हेड कॉजिंग अपवर्ड फ्लो इज इंक्रीज, वही बात यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन खुल गया यहाँ पे, कोई नहीं, देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन सी, द टेंडरिंग इज द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग बिड्स और प्रपोजल इन रिस्पॉन्स टू एन इनविटेशन। तो क्या होता है टेंडरिंग? किसी आमंत्रण के जवाब में बोलियां या प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया। ये तो सिंपल हो गया, गांव घर में भी होता है, आप जानते होंगे इस बात को। The volume of 6 meter deep tank having a rectangular shape of top and bottom। देखिए क्या है, what is the volume of deep tank? देखिए आपको क्या है, बॉटम आपका ऐसा है कुछ, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, ऐसा है भाई साहब, ये टॉप हो गया, तो ऐसे। तो ये मैं जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसका बॉटम ये क्या है, 6 है और ये 4 है। सिमिलरली ये क्या है, ये 4 है और ये 2 है, तो यही बोल रहा है। और इसका हाइट कितना है, 6 मीटर डीप दिया है, ये टोटल जो हाइट है ये 6 मीटर है। अगर ये रेक्टेंगुलर होता, मतलब क्यूब टाइप का होता, रेक्टेंगुलर होता, तो लेंथ गुने बी गुने हाइट कर देते तो वॉल्यूम निकल जाता। लेकिन ऐसा गेम यहाँ नहीं है, नीचे चेंज है ऊपर ज़्यादा है, ऐसे है। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई साहब, क्यूब होता तो ऐसे ही निकलता। एक प्रिज्मोइडल फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो प्रिज्मोइडल फार्मूला क्या होता है, उसके लिए आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाक से। ओह, बहुत इजी है, फटाक से सॉल्व भी कर देगा। प्रिज्मोइडल फार्मूला ये होता है, देखिए h/6 a1 4 am a2 v इज द वॉल्यूम ऑफ, h क्या है हाइट, a1 क्या है द एरिया ऑफ टॉप सरफेस, a2 क्या है एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, am क्या है इज द एरिया ऑफ मिड सेक्शन विच इज द एरिया एट मिड ऑफ द हाइट। तो एरिया टॉप का हो गया, बॉटम का, मिड का कैसे निकालोगे भाई, मिड का कैसे निकालोगे, 6, मिड का लेंथ क्या होगा, 6 + 4/2, ये 5 आ गया। और मिड सेक्शन का विड्थ क्या होगा, 4 + 2/3, तो एरिया मिड का क्या हो गया ये। और यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, तो मतलब 92 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 92, कोई ना कोई ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा। तो मतलब ये क्या है भाई, प्रिज्मोइडल का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ में आया तो। वॉल्यूम का h/6 a1 + 4 am मिड सेक्शन प्लस a2। a1 क्या है टॉप का मान लीजिए, a2 क्या है बॉटम का मान लीजिए। तो टॉप का क्या होगा, 6 चौक 24, ये 24 आ गया। बॉटम के 4 दूनी 8, ठीक है। अब एम कैसे निकलेगा, तो एम के लिए आपको मिड लेंथ चाहिए और मिड विड्थ चाहिए। तो मिड लेंथ कैसे निकलेगा भाई साहब,
तो मिड लेंथ क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको लेंथ मार रहे हैं 6 को, छः चार को, देखिए 6 अगर इसको लेंथ मान रहे हैं, तो अगर इसको आप लेंथ माने हैं, यहाँ पे लेंथ माने हैं, तो इन दोनों का करना, ठीक है, इसको विड्थ तो इसको विड्थ। तो लेंथ क्या है 6 4, 6 4 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आ जाएगा। और विड्थ अगर आप इसको 4 को यहाँ पे विड्थ माने हैं तो इसको आपको विड्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम दिया 4 2 6, तो ये 3 आ जाएगा और 5 3 15। तो ये AM कितना आ गया, AM आपका आ गया 15। तो अब यहाँ पे रख दीजिए, तो h/6, h कितना है 6 आपका है, तो 6 6 गया तो ये कट गया, तो आपका यहाँ पे 24 प्लस 15 चौको 60 प्लस A2 आपका हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 60 20 80 और 8 4 12 92 मीटर क्यूब। बहुत इजी है यार, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए था और कुछ नहीं। 1 0 10 तक सॉल्व करेंगे, बाकी मैं कल कराता हूँ। So the statement is transfer to control the end of the statement block of the loop। ये क्या आ गया भाई, ब्रेक। Compound of which of the following metal is black and white photography। यूज कौन होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो ये होता है एल्यूमिनियम एल। Compound of which of the following metal is used to black and white photography is aluminium। एक समान स्थापन, देखिए अभी पढ़ते हैं तो, if there is any obstruction to the uniform settlement of hardened concrete, uniform settlement of the hardened concrete, it form a crack shown as settlement crack, shear crack, longitudinal crack or the random crack। if there is any obstruction to the uniform settlement, uniform settlement हो रहा है, to the uniform settlement of the hardened concrete। मान लीजिए हर चारों तरफ 1 1 mm का सेटल हुआ, ये यूनिफॉर्म हुआ, लेकिन एक तरफ 1 mm का हो गया, दूसरी तरफ 2 mm का हो गया, तो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, शियर क्रैक होगा क्या, शियर बिल्कुल, अगर कोई चीज़ तिरछा हो गया तो बिल्कुल वो शियर ही दिखे, मतलब तिरछा होने का मतलब कि वो एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगने लगेगा। कोई चीज़ मान लीजिए अगर एंगल पे हो गया ना, तो इसके ऊपर के वेट की वजह से एक ऐसे फोर्स लगेगा, तो वो मे भी शियर ही क्रैक होगा। देखते हैं क्या हो, ए ऑप्शन भाई, सेटलमेंट क्रैक उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, सेटलमेंट क्रैक से उसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ द कंटिन्यूअस बीम। एक बीम था ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है सिंक कर गया है, पहले ऐसे था अभी क्या हो गया, ये तो ऐसे था, ये यहाँ पे और ये बीम यहाँ पे आ गया, तो ये मतलब ये कॉलम यहाँ पे आ गया, तो बीम भी ऐसे हो जाएगा, बीम भी इस पोर्शन का ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ, और ये वाला पोर्शन बीच वाला हट जाएगा। तो बीम आपका कैसे दिखेगा, बीम आपका अभी ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। तो वो बोल रहा सिंकिंग, रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट, increase the negative moment at the support, reduce the positive moment at the support, increasing the positive moment at the support at the center। अच्छा ये बताइए पॉजिटिव मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है यार, वो तो हम साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से लेते हैं ना, ऊपर को हम पॉजिटिव लेंगे या नीचे को नेगेटिव लेंगे, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ भाई, ये तो हम किस पे लेते हैं, वो तो साइन कन्वेंशन मान लीजिए हमने ले लिया, और उस साइन कन्वेंशन से बता देते कि ऊपर वाला अगर ऊपर जा रहा है मोमेंट, और अगर ऊपर डायग्राम बनेगा तो वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे अगर डायग्राम बनेगा तो नेगेटिव। कोई दूसरा आदमी बोलेगा ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, वो तो साइन कन्वेंशन अपने ऊपर है, कुछ भी ले सकते हैं, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। तो अब इसमें बताइए मैं क्या बता दूं आंसर, रिड्यूस टू द नेगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन सेट करने में ना यहाँ पे देना चाहिए कि अगर ऊपर की ओर बन रहा है तो साइन कन्वेंशन एक ग्राफ बना के देना चाहिए, तो ऐसे सिंपली सॉल्व दे देते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है।
तो मोमेंट यहाँ पे कैसे बनेगा आप देखिए, जो जो सपोर्ट होता है तो सपोर्ट से हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें मोमेंट ऑफ इनर्स, मोमेंट ऐसे में क्या होगा कि ऐसे मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है, ये मोमेंट डेवलप, लेकिन ये सिंक कर गया तो क्या होगा, सिंक हो गया तो अभी मोमेंट ऐसे आएगा और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या करेगा ये, reduce the positive moment at the support, reduce the negative moment at the support, increase the negative moment at the support, reduce the positive moment at the support, increase the positive moment at the center of span। भाई इसमें चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं देखिए यहाँ पे दिमाग मेरा लग नहीं रहा है, लेकिन मैं एक आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे अप्रोच में कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन में अगर दूसरा तीसरा देखें, दूसरा तीसरा एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक बोल रहा है पॉजिटिव, एक बोल रहा है नेगेटिव। इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द नेगेटिव मोमेंट एट द सरो, इंक्रीज द, अब देखिए पहला या दूसरा, पहला दूसरा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पहला दूसरा एक दूसरे का क्या है, जस्ट अपोजिट है। देखिए आप नेगेटिव मोमेंट नेगेटिव, तो जिसमें पहला दूसरा है वो तो ऑप्शन ही ऐसे गया, पहला दूसरा किसी में नहीं है। तो दूसरा तीसरा अगर हम देखें या पहला और तीसरा देखें, इन रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट एट द स्लोप, रिड्यूस द पॉजिटिव मोमेंट एट द स्लोप, तो जिसमें पहला और तीसरे का कॉम्बिनेशन है वो भी गया। तो पहला तीसरे का कॉम्बिनेशन कहाँ है, सी में है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, पहला तीसरे का कॉम्बिनेशन ऐसे ही गलत हो गया भाई साहब। दूसरे तीसरे का कॉम्बिनेशन देखिए क्या होगा, और चौथा तो आपको पता ही है सही होगा। तो दूसरे तीसरे का कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा तीसरा, इंक्रीज द नेगेटिव मोमेंट एट द स्लोप, रिड्यूस द पॉजिटिव मोमेंट एट द स्लोप। देखिए ये तो अब अलग ही मेरे को डाउट यहाँ पे लग रहा है। तो अभी क्या दूसरा सी ऑप्शन गया, चौथा तो सही होगा, मतलब बी डी में से कोई सही होगा। पहला सही है कि दूसरा सही है, आप देख लो, पहला रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट एट द स्लोप, एंड दूसरा क्या है, इंक्रीज द नेगेटिव मोमेंट एट द स्लोप। तो दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से, अच्छा दोनों का मतलब एक ही है क्या यार, रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट एट द सपोर्ट। अच्छा सपोर्ट पे पहले से नेगेटिव मोमेंट मान लीजिए 5 हो रहा होगा, तो अभी रिड्यूस कर दिया उसको। इंक्रीज द नेगेटिव मोमेंट एट द स्लोप, 5 हो रहा था तो अभी 6 कर दिया, 5 हो रहा था पहले ऑप्शन में, 5 हो रहा था तो अभी 4 कर दिया। सिंक होने से, अब कोई चीज सिंक कर गया तो क्या हो गया, मान लीजिए कोई सपोर्ट आपका सिंक हो गया, आपका बिल्डिंग बना हुआ है, और कोई सपोर्ट क्या है कि मान लीजिए बीच का सपोर्ट धस गया, तो धस गया तो क्या होगा, आपका जो बीम है वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा तो टूटने का डर ज़्यादा रहेगा, टूटने का डर मतलब नेगेटिव पॉइंट उसमें आ जाएगा, नेगेटिव पॉइंट आ गया तो क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया नेगेटिव मोमेंट को। तो मैं दूसरा और चौथा जाऊंगा, बी ऑप्शन ठोकता हूं, देखता हूं क्या होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब, पहला एंड चौथा, पहला एंड चौथा होगा, रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट एट द स्लोप, एट द सपोर्ट। नेगेटिव मोमेंट अब किस डायरेक्शन में लिया है देखिए, मैं अपना दिमाग लगाया, लेकिन चौथा तो सही था, मैं ऑलरेडी बता चुका था, क्योंकि चौथा यहाँ पे किस हिसाब से सही था मैं आपको ऑलरेडी बताया था। तो पहला और चौथा यहाँ पे सही बता रहा है कि इंक्रीज द नेगेटिव मोमेंट एट द स्लोप, सपोर्ट पहले आपका, ओ हो यही तो है, ऑलरेडी नेगेटिव मोमेंट बन रहा था, तो रिड्यूस द नेगेटिव मोमेंट एट द स्लोप ये बोल रहा है ना। तो रिड्यूस हम करेंगे भाई साहब, रिड्यूस कर देगा मतलब क्या, पहले 5 बना तो और टूटने का कम हो जाएगा, क्या बेंड होने से क्या होता है, बेंड होने से कोई चीज मान लीजिए मोमेंट हो गया, अच्छा मोमेंट का बेंड से कुछ लेना देना है क्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप प्लीज जो जानते हैं अच्छे से वो कमेंट कीजिए, अदरवाइज मैं देखता हूँ अच्छे से, देख के मैं सॉल्व करवाऊंगा कि इसका क्या एग्जैक्ट होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।
We'll meet again in the next class. Thank you.